राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, कहानी सुनाएंगे आज सिद्धू भाई की, लाइफ स्टोरी ऑफ सिद्धू मूसेवाला। दोस्तों, ये कहानी ऐसी कहानी है कि शायद आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद इमोशनल भी हो जाओ या फिर मोटिवेट भी हो जाओ, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को एक मकसद मिल जाए या फिर अपने माँ बाप से प्यार करने का। क्योंकि रेंज तक, जो साइकिल से रेंज तक का जो सफ़र था सिद्धू मूसेवाले का, वो कठिनाइयों से भरा था। फेम भी उसमें था, कंट्रोवर्सीज भी उसमें थी, बट कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए जो प्यार था वो सबसे बड़ी चीज़ थी। कैसे इंडिया से कनाडा गए, कनाडा से फिर वापस अपने माँ बाप के लिए इंडिया आए, और इंडिया में आकर उन्होंने सोचा था कि पंजाब में रह के पंजाब के लोगों के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप का ज़िंदगी को, मतलब अपने माँ बाप का जो बुढ़ापा है उसमें उनका सहारा बनना है। तो एक बहुत अच्छी कहानी है। इस वीडियो में हम बाद में आपको बताएंगे कि केस अपडेट्स क्या चल रही हैं। चार्जशीट 1850 पेज की जो पंजाब पुलिस ने दी है, वो भी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दीपक मुंडी, जो छठा शूटर था जो भागा हुआ था, उसको नेपाल वेस्ट बंगाल बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया गया शनिवार को 2 लोगों के साथ। तो यानी कि 3 गिरफ्तारी और हुई हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक आजकल बड़ाई मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला केस क्या एनआईए ने ले लिया है। एनआईए आप सबको पता बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके बारे में बात करें। क्योंकि जब इन 3 लोगों को नेपाल वेस्ट बंगाल बॉर्डर से अरेस्ट किया गया, उसके बाद से ही एनआईए लगातार लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स के बाहर जो ठिकाने हैं, जो गुर्गे हैं, उनके ठिकानों पर रेड कर रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर है। उसके ऊपर एनआईए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सिद्धू मूसेवाला केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उस केस को नहीं ले रहे। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। कुलदीप मलिक यूट्यूबर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मानसा पंजाब के गांव मूसा में हुआ। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा सिद्धू मूसेवाला, तो मूसा जो है वो उनके गांव का नाम है। अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। सिर्फ सिद्धू ही नहीं, गांव वाले भी सिद्धू से बहुत प्यार करते थे, और यही कारण था कि जो स्टेज नेम था वो सिद्धू मूसेवाला रखा गया। वैसे ओरिजिनल जो नेम है वो था शिवदीप सिंह सिद्धू। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसी थी। पढ़ने लिखने में सिद्धू भाई बहुत होशियार थे, और ये भी नहीं था कि 90% वाले थे, बट 70-80% तक उनके मार्क्स आते थे। 5वीं क्लास से ही गाने का शौक पड़ गया था। अपने परिवार वालों को गाना गाकर भी सुनाया करते थे। और आप सबने सुना होगा कि सिद्धू भाई के फादर ने बोला भी था कि छोटी सी उम्र में ही जिम्मेवारियां उठा ली थी। साइकिल पर मूसा से मानसा अपने स्कूल जाया करते थे। एक बहुत बड़ा अप डाउन करें तो बहुत बड़ा सफ़र है, ट्यूशन भी जाते थे। 20-25-30 किलोमीटर रोज़ साइकिल चलाई। 12वीं तक पढ़ाई करी, फिर उसके बाद बीटेक करने के लिए लुधियाना चले गए। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। तो ये आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा सिंगर सिद्धू मूसेवाला, किसी को शायद आप लोगों को, आधे लोगों को ये पता भी ना हो कि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कनाडा गए, है ना। बट इस बीच जो गाने का शौक़ था वो बीचों बीच चलता रहा। शुरू में सिद्धू भाई खुद गाने नहीं लिखा करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी म्यूज़िक लेबल कंपनीज़ को और बहुत सारे सॉन्ग राइटर्स को उन्होंने कांटेक्ट किया, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है। उसका नाम तो अब मैं क्या लूँ, आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के बता दूंगा। उस सॉन्ग राइटर ने सिद्धू भाई से कहा कि मैं आपको गाना दे दूंगा, और उस सिद्धू भाई को अपने गांव में बुलाया। स्प्लेंडर बाइक पर बैठ कर, ये रेंज रोवर, फॉर्चूनर, एंडेवर उस टाइम नहीं थी, अपने कॉलेज के हॉस्टल से वो उस सॉन्ग राइटर के गाँव गए। वहाँ पर जाकर जब उन्होंने सॉन्ग राइटर को फ़ोन किया, बारिश हो रही थी, बारिश में भीग रहे थे, तो उस सॉन्ग राइटर ने फ़ोन उठाकर कह दिया कि भाई आज नहीं मिल सकते, आप कल लाना। तो उस टाइम सिद्धू भाई ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि उस टाइम उनकी आंखों से आंसू आ गए थे, और उस दिन उन्होंने सोचा कि मुझे गाने हैं ना, तो अपने लिखे हुए ही गाने, अब मैं किसी और से गाने नहीं लूँगा। और उस दिन के बाद जो कलम उन्होंने उठाई वो फिर हिस्ट्री बन गई। आप लोग देखा होगा कि हर गाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब होता था, हर लाइन का, हर लिरिक्स का किसी ना किसी को जवाब होता था। तो जो भी है भाई, एक कलम ऐसी थी उनकी कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100-200 साल तक भी कोई ऐसी बारूदी कलम, बारूदी कह लो, गरम कलम कह लो, है ना, ऐसी आग कोई लिखेगा अपने गानों में। अगर बात करें पहले गाने की, तो लाइसेंस जो निंजा ने गाना गाया वो शुभदीप सिंह यानी सिद्धू भाई ने लिखा था। एक बहुत फेमस गाना था।
उसके बाद सिद्धू भाई कनाडा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गए। आपको पता होगा फिर बिग बर्ड और सनी मार्टिन से उनकी मुलाकात हुई और एक से एक तगड़े गाने आने शुरू हुए। अगर बात करें कि कौन सा गाना था जिससे वो बहुत ज़्यादा हिट हुए, तो 10 अगस्त 2017 को सो हाई गाना था, वो आया। तो सो हाई गाने के बाद ही जो कह सकते हो आप एक पहचान मिली थी। बट उससे पहले ही मैं अगर गलत नहीं तो 17 जुलाई को 2017 को, यानी 20-25 दिन पहले ही एक गाना आया था जी वैगन, जिथे बंदा मार के कसूर पुछदे जट उस पिंड नूं बिलोंग करता। गुरलेज अख्तर के साथ वो गाना था, वो भी बड़ा ही अच्छा गाना था और बाद में वो भी बड़ा फेमस हुआ। तो आप कह सकते हो सो हाई और जी वैगन ये जो दो गाने थे, इनसे एक पहचान मिली सिद्धू भाई को। और उसके बाद 2018 में PBX1 उनकी पहली एल्बम थी। आप ये कह सकते हो कि बिलबोर्ड पर आना एक पंजाबी गाने के लिए बहुत बड़ी बात है और सिद्धू भाई के गाने कई बार बिलबोर्ड पर आए। तो ये एक हिस्ट्री है जो और एक रिकॉर्ड है जो हमें नहीं लगता कि आगे चलकर भी शायद कोई पंजाबी सिंगर बिलबोर्ड वाले इन रिकॉर्डों को तोड़ पाएगा। कनाडा में जब थोड़ा नाम हो गया, जब गाने उनके चलने लगे, उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि अब फ्यूचर जो है मेरा जो करियर है वो सिंगिंग ही रहेगा। तो उन्होंने फैसला लिया कि अब मैं अपने गांव अपने देश जाऊंगा और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, उनके साथ रहूंगा और पंजाब के लोगों के लिए कुछ करूंगा। उसी दिन वो फिर कनाडा से इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद आप सबने भी देखा हो कितने सोशल वर्क उन्होंने किए। दिन रोज उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती चलेगी और आप कह सकते हो कि अब भी आज की डेट तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई और सिंगर होगा जिसको इतना नाम इतना फेम सिर्फ 4-5 साल के करियर में मिला होगा। तो एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों अगर बात करें कि फेम के साथ हमेशा कंट्रोवर्सीज आती हैं और सिद्धू भाई के साथ तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी जो टाइम टू टाइम आती रही। और कुछ कंट्रोवर्सीज तो ऐसी थी कि जिन्होंने उनको झंझोर दिया था, इतना मजबूर कर दिया था कि वो अपने माँ बाप के गले लगकर भी रोए, है ना। उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी वो थी करण औजला के साथ। आप सबको पता होगा कि करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की जो लड़ाई थी वो कई सालों तक चली, है ना। इसमें जो कारण बताया जाता है कि कोई मैनेजर थे करण औजला के, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का गाना लीक कर दिया था, जिसके बाद से सारी झड़प जो है वो हुई। इसमें फिर कोई लफाफे गाना गा रहा था करण औजला की तरफ से और सिद्धू मूसेवाला की तरफ से गाया गया वार्निंग शॉट। बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट एक दूसरे के लिए बनाई, बहुत सारी स्टोरीज में लड़ाइयाँ हुई, लाइव स्टेजेस पर एक दूसरे को उन्होंने ब्लेम किया। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया था क्योंकि दोनों तरफ से बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे। बट ये एक कंट्रोवर्सी थी जो सबसे ज़्यादा दिन तक चली और जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस हुई। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी जो सिद्धू मूसेवाले के साथ जुड़ी वो थी AK-47 से लेकर आर्म्स एक्ट का केस उनके ऊपर लगा, जब पंजाब पुलिस ने के 5 सिपाहियों के बीच उन्होंने एक AK-47 चलाई। जिसके बाद आप सबने गाना भी सुना होगा, उन्होंने एक गाना बनाया था संजू, जिसमें उन्होंने कहा था जट उत्ते केस जेड़ा संजय दत्ते। तो वो वही गाना है, वो वही कंट्रोवर्सी है जिसमें आर्म्स एक्ट सिद्धू मूसेवाला के ऊपर लगा था। एक और कंट्रोवर्सी थी 295 गाना जिस वजह से आया। उसमें एक गाना था सोनम बाजवा को उन्होंने गाना दिया था जट्टी जो ने मोड़ दी बंदूक होरेगी। उस गाने में माई भागो का जिक्र हुआ था जो कंपेयर किया गया सोनम बाजवा के साथ। तो पंथ के और सिख धर्म के कुछ जो लोग हैं वो उनके घर पर आ गए थे, उन्होंने वहाँ पर विवाद कर दिया। मीडिया ने भी इस मैटर को बहुत उछाला, जिसके बाद सिद्धू भाई ने ऑनलाइन आकर माफ़ी भी मांगी, उनकी माताजी ने भी माफ़ी मांगी। तो एक बहुत बड़ा सीन ये हो गया था। इस कंट्रोवर्सी के बाद 295 गाना निकाला गया और 295 गाना मैं कह सकता हूँ सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी का, करियर का सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला गाना रहेगा, क्योंकि उस गाने में उन्होंने जो रियलिटी लिख दी है, उस गाने में उन्होंने जो मीडिया की, सोशल मीडिया की, लोगों की, समाज के ठेकेदारों की उन्होंने जो उतारी है, वो भाई मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में कभी रिपीट हो पाएगा। बाकी साथ साथ छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज, कभी सनी मार्टन के साथ, कभी प्रेम ढिल्लों के साथ, तो कभी नवाब के साथ, ये तो साइड बाय साइड चलती ही रहती थी सिद्धू भाई की। क्योंकि आप सबको पता है आज के टाइम में अगर कोई इंसान फेमस हो रहा है तो उसकी बुराइयां करके भी कुछ लोग फेमस होना चाहते हैं, तो वो सब चलता रहता था। लेकिन जो लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो इलेक्शन के बाद, पंजाब इलेक्शन के बाद विक्की मिद्दू खेड़ा केस में जब उनके, आप कह सकते हो उनका नाम उछाले जाने लगा, है ना। शगनप्रीत को मैनेजर बताया गया जब, और सिद्धू भाई का सीधा सीधा नाम डाला गया विक्की मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी थी जिस पे कभी भी सिद्धू भाई ने आकर सामने से जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उनका ये मानना था
कि अगर मैं इस चीज़ को जवाब दूंगा तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगेगा कि मेरी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने क्लियर बोला कि मेरा शगनप्रीत मैनेजर नहीं था, और शगनप्रीत ने भी अब जब ये सारा हत्याकांड 29 मई को हो गया, अब जाकर शगनप्रीत ने भी अपना मुंह खोला तो ये बताया कि सिद्धू भाई हमेशा उससे बोलते थे कि भाई सफाई दे, तेरी वजह से मेरा नाम आ रहा है। बट मेरे हिसाब से तो इसको कंट्रोवर्सी ना कहते हुए इसको आप कह सकते हो कि ये एक बेफिजूल में उनका नाम उसमें डाला गया, और जो भी ये हत्याकांड हुआ ये फिर आप देख सकते हो कि इस वजह से, इस नाम आने की वजह से ये सब 29 मई को जो सिद्धू हत्याकांड हुआ, सिद्धू भाई की जान ली गई, ये सब हुआ। दोस्तों ये तो कहानी थी सिद्धू मूसेवाला, जो हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहे उनकी। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी वो क्या थी, उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी भी फेम आने के बाद ये नहीं देखा कि भाई जैसे होते नहीं है स्टार बन जाओ तो भाई स्टारबक्स की कॉफ़ी हाथ में है, टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी हाथ में है, काले चश्मे लग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझना है ना, वो सब नहीं था है। और यही था कि अमेरिका तक के लोग, ये गाना भी आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका तक के लोग कोलैब करना चाहते थे, बट जट खेतों में घूम रहा सी। तो बहुत बड़ी बात थी कि कनाडा से वापस आए, अपने परिवार, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, उनका सहारा बनना चाहता था, बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहता था, पॉलिटिक्स के थ्रू पंजाब के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, एक इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे म्यूज़िक की, पंजाब इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री। उसके लिए ज़मीन भी ली और चाहते थे कि किसी को बॉम्बे तक ना जाना पड़े, यहीं पर ही एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो एक बहुत ऊंची सोच थी, एक बहुत अच्छा दिल था। अब चलो हमारे बीच नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हम लोग उन्हें याद करेंगे। एटलीस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे वो अपने माँ बाप से प्यार करते थे, आप सब भी जो वीडियो देख रहे हो, आप सबको भी ऐसे ही अपने माँ बाप से प्यार करना है और हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ के रहना है। फेमस होना है, फेम लेना है, नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, बट कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी, कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना, और हमेशा सबसे ऊपर अपने माँ बाप को रखना है।